हेलो। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई एक अच्छी लेवल की चल रही होगी, मैं ऐसा करता हूँ। तो दोस्तों आज का जो सेट है वो सेट नंबर 2 है। ठीक है, सेट नंबर 2 है आपका एसएससी जेई मेंस और यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए है। ठीक है, जो कि मैं एक पार्ट अपलोडेड हो चुका है। अगर उस पार्ट को आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, जरूर सारा पार्ट एक दूसरे से रिलेट रहता है। ठीक है, जितने भी पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे सारा पार्ट एक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहता है। ठीक है, अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल के कॉमेंट सॉरी इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, तो आप जाके वहाँ से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या है ना कि जितना नंबर ऑफ टाइम्स आप क्वेश्चन लगाइएगा ना तो आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आएगा और क्वेश्चन का मतलब लैंग्वेज समझ में आएगा ना, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए बिना देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, क्या है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट आर सैंपल ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट, किसका है सैंपल, किसका फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट पासिंग थ्रू ए 9 स्टैंडर्ड सिप, पासिंग थ्रू ए 9 स्टैंडर्ड सिप। तो बताइए कि इनमें से पासिंग थ्रू ए 9 स्टैंडर्ड सिप, ठीक है, किससे बना 9 स्टैंडर्ड सिप से। तो बताइए कि इनमें से कौन सा मेथड है जो कि आपका ग्रेडिंग ऑफ कौन सा मेथड है जो कि ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट का मेथड है, जो कि फाइन और कोर्स एग्रीगेट का जो पास होते हैं 9 स्टैंडर्ड सिप से। तो कौन से मेथड होते हैं वो बताइए, कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं? बाय मिनिमम वैट मेथड। ये तो ऐसे कोई हम लोग पढ़े नहीं थे, हम लोग पढ़े थे कि 9 स्टैंडर्ड सिप के लिए कौन सा मेथड होता है जी, एलवेज फाइननेस मॉडुलस मेथड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, फाइननेस मॉडुलस मेथड। ठीक है, अब इसमें से हम लोग कुछ जानकारी लेना है कि फाइन एग्रीगेट, ठीक है, फाइन एग्रीगेट मतलब फाइन एग्रीगेट का जो सिव नंबर 9 होता है। ठीक है, मान के चलिए कि फाइन एग्रीगेट है तो उसके 9 सिव तक होते हैं। ठीक है, तो 9 सिव का जरा एक क्रम में लिखिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर आपका है फाइन एग्रीगेट, फिर ठीक है फाइन एग्रीगेट है तो ये कितना है, ये 9 सिव तक, इसके 9 सिव होते हैं। फाइन एग्रीगेट का भी 9 सिव होते हैं और आपका कोर्स एग्रीगेट का भी 9 सिव होते हैं। तो फाइन एग्रीगेट का 9 सिव लिखिए, फर्स्ट में क्या आएगा, कितना से स्टार्ट होता है फाइन एग्रीगेट, बताइए बताइए, फाइन एग्रीगेट कहाँ से स्टार्ट होता है, 4.75 से, उससे उसके बाद कितना जाएगा, जैसे 4.75 हो गया, फिर 2.36 हो गया, फिर आपका 1.18 हो गया। ठीक है, उसके बाद 1.18 के के बाद कितना होता है, 600 मैक्रोन हो गया, कितना, 600 मैक्रोन हो गया, 300 मैक्रोन हो गया, सॉरी 300 मैक्रोन हो गया। उसके बाद कितना होता है, 600 मैक्रोन, 300 मैक्रोन, उसके बाद 1 2 3 4 5 कितना होता है और बताइए, 600 मैक्रोन, 300 मैक्रोन, उसके बाद कितना होता है, आप लोग पढ़ेंगे ना ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट में, जोन 1 जोन 2 जोन 3 में। ठीक है, तो बताइए कि कितना कितना होता है, 600 300 उसके बाद 150, कितना होता है बताइए, 600 300 उसके बाद 150 भी होता है। ठीक है, 150 150 मैक्रोन नहीं। और इसके बाद जो अगर 4.75 से इससे भी बड़ा होता है जो कि फाइन एग्रीगेट में ही आता है, 10 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, एक और कोई घट रहा है देखिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपका फाइन एग्रीगेट का 9 सिव हो गया। उसके बाद इसके बाद आप लोग लिखिए सेकंड में, ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड आपका कोर्स एग्रीगेट है। ठीक है, क्या है, कोर्स एग्रीगेट का हम लोग सिव जानते हैं, सिव सेविंग जो होता है एक क्रम क्रम में, फर्स्ट आपका कितना हो गया, 10 ठीक है, 10 के बाद 4.75 4.75 उसके बाद 2.36 ठीक है, 2.36 के बाद कितना होगा बताइए, 2.36 के बाद कितना होगा, कोर्स एग्रीगेट का हम लोग लिख रहे हैं ना, बताइए बताइए, 2.36 4.75 10 के बाद कितना आता है, 10 के बाद कितना आएगा, 12 12.5 ठीक है, इसके बाद कितना आएगा, 12 के बाद आपका आएगा 20 बारह के बाद
सॉरी 12 के बाद 16 mm भी आता है, ठीक है, 16 mm, 16 mm, 16 mm के बाद 20 mm, 20 mm के बाद 40 mm, ठीक है, 40 mm के बाद आपका 63 mm, 63 mm, और 63 mm के बाद आपका 80 mm, ठीक है। ये मेरा जितने भी सिब हैं ये आपका किसके हैं, कोर्ट सेग्रीगेट के सिब हैं। और यहाँ जो हो गया 10 mm, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 mm, सॉरी 600 मैक्रोन, 300 मैक्रोन, 150 मैक्रोन, ये किसका है, आपका फाइनल ग्रेड का सिब है। और ये आपका कोर्ट सेग्रीगेट का सिब है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जिसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए वेरिएशन ऑफ ए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। बताइए इनमें से कौन सा वेरिएशन आप लोग पढ़े होंगे। डिurnal वेरिएशन होता है, सेकुलर वेरिएशन होता है, एनुअल वेरिएशन होता है, ठीक है, डेली वेरिएशन, डिurnal वेरिएशन होता है। ये सारे वेरिएशन आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन पूछ रहा है कि इनमें से कौन एक नहीं है। तो हम लोग सीजनल वेरिएशन कभी पढ़े हैं क्या। सीजनल वेरिएशन एकदम नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब हम लोग जानते हैं कि जो टाइप ऑफ वेरिएशन होते हैं, ठीक है, यहाँ दिया यहाँ पर फर्स्ट में क्या है आपका एनुअल वेरिएशन। बताइए किस टाइप से, आपका नाम से ही पता चला कि एनुअल ये आपका साल में वेरी करता है, ठीक है। तो साल में कैसे, जब जब मेरा जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ रोटेट करता है अबाउट दी सन, सन के रोटेट, वो इसका जो मेन पॉइंट है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि सन रोटेट, अर्थ रोटेट, अर्थ रोटेट अबाउट अबाउट सन, अर्थ रोटेट, अर्थ रोटेट करता है किसके, अर्थ रोटेट अराउंड द सन, सॉरी अराउंड द सन, ठीक है, सन के अराउंड अर्थ रोटेट करता है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, अर्थ रोटेट अराउंड द सन, अराउंड सन, सन के चारों ओर घूमता है। ये आपका इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये आपका हो गया एनुअल वेरिएशन, जो कि आप जानते हैं कि क्या ये ईयरली वेरिएशन है, ईयरली वेरिएशन है, ठीक है। क्या है ये, अर्ली वेरिएशन है। डिurnal वेरिएशन क्या होता है, डेली वेरिएशन। तो इसमें जो आपका अर्थ रोटेट करता है वो अपने एक्सिस पे भी मूव करता है, जिसके कारण हमको दिन से रात और रात का दिन का फर्क समझ में आता है, ठीक है। क्या है, डेली वेरिएशन। इसमें क्या आता है, अर्थ रोटेट अबाउट ऑन एक्सिस, अबाउट ऑन एक्सिस, ठीक है। वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, जिसके कारण हमको दिन और रात अलग अलग होता है, ठीक है। और देखिए इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है, कि फर्स्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें से, कि पूछता है कि इसमें से ग्रेटर और लेस देन, ठीक है। तो हम लोग का बात किया जब इसमें से 3 पॉइंट अलग अलग होता है। फर्स्ट आपका विंटर, विंटर इज मोर देन समर, या फिर समर इज मोर देन विंटर। बताइए, मोर देन डे, जो वेरिएशन होता है डे का ज़्यादा होता है किसका, नाइट के कंपेरिजन में, ठीक है। ग्रेटर 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 पोल देन इक्वेटर, पोल देन इक्वेटर, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट लिखा रहे हैं ये सारा आपका एग्जाम में पूछा गया है। ग्रेटर पोल देन इक्वेटर, उसके बाद ग्रेटर समर, ग्रेटर समर देन विंटर, देन विंटर। थर्ड क्या हो गया, ग्रेटर सम पोल एंड देन इक्वेटर हो गया, समर देन विंटर हो गया, ग्रेटर डे देन नाइट, ग्रेटर डे देन नाइट, ठीक है। ये आपका सारा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा पॉइंट, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आपका होता है क्या, इरेगुलर वेरिएशन। तो ये जो वेरिएशन कैसा होता है, ये आपका मतलब अट रैंडम वेरिएशन है ये, ठीक है, और सर्टन वेरिएशन है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे इसका हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि जैसे ही मेरे मतलब पृथ्वी पे अगर अर्थक्वेक आया, ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया कि अगर अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, तो जाके आपका इरेगुलर वेरिएशन होगा, ठीक है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि अर्थक्वेक आ गया, उसके बाद क्या हो सकता है, हाँ डिजास्टर आ गया, तूफान
आंधी तूफान समझ रहे हैं ना, डाइजेस्टर, डाइजेस्टर आ गया तब जाके आपको इरेगुलर वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 1 2 3 और चौथा आपका होता है सेकुलर वेरिएशन। सेकुलर वेरिएशन ये कैसा है, सेकुलर वेरिएशन ये आपका बहुत सालों के बाद, 100 150 साल के बाद ऐसा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये मेनली आपका 150+ ईयर के बाद आपको देखने को मिलेगा सेकुलर वेरिएशन। ठीक है, समझ में आ गया, सारा का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी पॉइंट लिखा रहे हैं सारा पॉइंट आप लोग इन एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारा पॉइंट को आप ध्यान रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब गेबल। गेबल क्या होता है, थोड़ा बताइए कि गेबल के बारे में थोड़ा सा हिंट दीजिए कि गेबल से आप क्या समझते हैं। देखिए गेबल क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को बताया भी है कि अगर आप लोग अगर बीटीएससी जेई वाला क्लास आप लोग नहीं देख रहे हैं, बीटीएससी जेई का जो क्लास कब चल रहा है, इसका क्लासेस ऑनगोइंग है। कब भाई, 8:30 से 9 PM। ठीक है, इस टाइम क्लासेस बीटीएससी जेई का ऑनगोइंग है। तो क्या होगा ना कि जितने भी मेरे भाई लोग, जितने भी आपका एसएससी जेई मेंस वाले बैच में जितने भी हैं, ठीक है, तो सारा आप लोग वहाँ से भी सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें देखिए बीटीएससी जेई का सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें मतलब कराया जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, ऐसा नहीं कि हम लोग जो बीटीएससी जेई का पढ़ेंगे वो आपका एसएससी जेई मेंस में नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर हम वहाँ पे बीटीएससी जेई का अगर हम क्वेश्चन का लेवल अगर हम 60-40 रख रहे हैं, ठीक है, 60-40 आप समझ रहे होंगे कि 60% आपका मतलब वन लाइनर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डीप रहेगा और 40% ईजी रहेगा। तो ऐसा नहीं कि आप 60% वाले पोर्शन के क्वेश्चन आपका एसएससी जेई मेंस में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप भी जितने भी मेरे ऑडियंस है, खास करके एसएससी जेई मेंस वाले, आप बीटीएससी जेई का भी क्लास आप देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हेल्प इस सेंस में कि आपका आपका तो प्री कंप्लीट है। देखिए प्री जिसका होता है वही आप मेंस का लोग देखते हैं वीडियो। ठीक है, तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि अगर अगर आपका एसएससी जेई मेंस देना है आपको, ठीक है, तो क्या है कि इसमें एक एक नंबर बहुत ही वैल्यू रखता है, बहुत ज़्यादा, खास करके मेंस के लिए। ठीक है, 1 नंबर से लोगों का सीपीडब्ल्यूडी छूटते हुए हम देखे हैं। ठीक है, एक एक नंबर से। ठीक है, तो 1 नंबर का पता तब चलता है जब एक इजी क्वेश्चन हमसे गलती हुआ होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन गलती का सेंस यही है कि डेटा, ठीक है, क्योंकि हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का हम लोग का स्टूडेंट है, तो सिविल इंजीनियरिंग में इतने भी डेटा होते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा होता है। ठीक है, तो डेटा का रिकॉल, डेटा को कैसे रिकॉल किया जाए वो आपको कहाँ पर बताया जा रहा है, बीटीएससी जेई में। ठीक है, बहुत बहुत सारे डेटा भी हैं, तो उसको कैसे याद किया जा रहा है, कैसे उसको कौन से ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, तो आप वहाँ से कुछ कुछ आप गेन कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही आपका एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, और दूसरी बात कि वहाँ से जो 60% में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आपको एसएससी जेई मेंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी मेरे भाई लोग हैं, ठीक है, जितने भी मेरे भाई हैं जो आपका एसएससी जेई मेंस का वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं यही बोलूँगा कि आप बीटीएससी जेई का भी क्लास ज्वाइन करें। ठीक है, अगर बाद में ये ना हो कि 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, ऐसा कंडीशन नहीं आपके पास हो। आई होप, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो जितने भी मेरे भाई लोग हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जितने भी दोस्त हो मेरे हैं, सारे लोग वो बीटीएससी जेई का क्लास आप लोग ज्वाइन करें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी एक बार देखिएगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा। बहुत लोगों का मैसेज भी था कि बीटीएससी जेई का क्लास के साथ साथ हमको एसएससी जेई का मेंस का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएं। तो हम बोले कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, लेकिन देखिए एसएससी जेई का मेंस का बैच जो है इसको हम अल्टरनेट रखे हैं। ठीक है, जैसे आज है तो कल नहीं, फिर परसों होगा, फिर परसों है तो नरसों नहीं, उसके अगले दिन होगा, इस टाइप से रहेंगे। ठीक है, और बात रहा है बीटीएससी जेई की, तो बीटीएससी जेई कंटिन्यू ऑन गोइंग उसी टाइम पे, जिस टाइम पे आपको देखने को मिलता है उसी टाइम पे चलेगा, कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो जितने भी मेरे भाई लोग हैं, आप लोग से फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग जाएँ और देखें। ठीक है, चलिए, ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप हैं तो ज़रूर आप जाइएगा। ठीक है, देखने के लिए। तो इसमें देखिए फ़ायदा आपको होना है भाई। ठीक है, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, एक एक कुल्लू समझ में आएगा, एक एक टेक्निक समझ में आएगा, नहीं कि कौन कौन टाइप टेक्निक जो कि आपको पता नहीं होगा,
जो कि हम एग्जाम में अप्लाई करते हैं और आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए क्या है ये, चूज ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट डिस्क्राइब गेबल। गेबल क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ रूफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ रूफ ट्रस, रूफ ट्रस। उसमें बहुत बहुत अलग अलग टाइप के रूफ होते हैं, लाइक आपका गेबल भी होता है, गेबल होता है, दूसरा गेब्रल होता है, गेब्रल, गार्बेल, गार्बेल या गेब्रल होता है शायद, ठीक है। तीसरा आपका हिप हॉप रूफ हो गया, हिप हॉप रूफ, ये सारे आपका हिप हॉप रूफ का नाम है, ठीक है। चौथा आपका होगा मैनसर्ड रूफ, मैनसर्ड रूफ, ये सारे आपका रूफ है, ठीक है। इसमें से इसमें से रूफ का बताने का मेरा ये मतलब है कि ये सब का अलग अलग शेप होता है, ठीक है। गेब्रल का रूप, गेब्रल रूफ का शेप अलग होता है, गार्बेल का अलग होता है, हिप हॉप का रूफ का शेप अलग होता है, मतलब रूफ का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मेंसर्ड रूफ का रूफ, मेंसर्ड रूफ का ट्रस अलग, रूफ अलग होता है। तो इसी तरह इसमें पूछा गेब्रल का, तो गेब्रल का जनरली जो आपका होता है ये आपका ट्रेंगल शेप में होता है, ठीक है, ट्रेंगल शेप में होता है, ठीक है। किसी भी एक बिल्डिंग होगा उस पर ट्रेंगुलर शेप का जो आप उसका स्लैब देखे होंगे, उसका जो रूफ है किस टाइप से होगा, ट्रेंगुलर शेप में, इस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गेब्रल रूफ बोलते हैं। द ट्रेंगुलर अपर पार्ट ऑफ ए वॉल फ्रॉम एट एंड ऑफ द पिच रूफ इज नोन एज गेब्रल रूफ, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, गेब्रल रूफ, ठीक है। समझ में आ गया, क्या बोलते हैं, गेब्रल रूफ हम लोग उसी को बोलते हैं, ठीक है, ट्रेंगुलर पोर्शन को। और बात रहा हिप हॉप रूफ, तो हिप हॉप रूफ ऐसा रूफ होता है जिसमें से चारों साइड इसमें से स्लोपिंग होता है, ठीक है। अगर मेरा ये स्लैब है, ठीक है, मतलब रूफ है, तो इधर से भी स्लैब हो, मतलब स्लोपिंग होगा, इधर से भी होगा, फ्लैट है, इधर से भी होगा, फिर फ्लैट है, इधर से भी होगा, मतलब चारों साइड से स्लोपिंग होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिप हॉप रूफ बोलते हैं, ठीक है। यही एग्जाम में पूछा गया है। एक गेब्रल रूफ होता है, ठीक है। गेब्रल रूफ किस टाइप से होता है, गेब्रल रूफ मेरा हो गया फ्लैट, हो गया फ्लैट है, मतलब ये मेरा रूफ है, यहाँ से कुछ स्ट्रेट गया, फिर यहाँ से डाउन कर गया, ठीक है। फिर अगर फिर आपका इस टाइप से हो गया, फिर मतलब बोलिएगा कि इसमें ब्रेक भी होता है, ठीक है। ब्रेक इट मीन्स कि यहाँ से फ्लैट है, फिर यहाँ से स्लोप हुआ, फिर यहाँ ब्रेक आ गया, फिर यहाँ से स्लोप हुआ, इस टाइप से होता है, उसे हो गया गेब्रल रूफ। मेंसर्ड रूफ तो आप लोग जानते हैं, जो मैं कल में आपको मैं बताने का कोशिश किया था, कल भी बताया भी था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मशीन कैन बी यूज फॉर द टॉप सॉइल रिमूवल, बताइए। टॉप सॉइल रिमूवल के लिए हम लोग कौन सा मशीन का यूज करते हैं, आप लोग देखे होंगे कि आजकल न्यू टेक्नोलॉजी का मशीन चल गया, किस टाइप का, कि बीच में आगे और पीछे, मतलब चक्का है और बीच में एक लगा हुआ रहता है ब्लेड टाइप में, ठीक है। देखिए ब्लेड टाइप में इस टाइप से लगा रहता है, यहाँ भी व्हील है, मतलब देखिए फिगर बनाने का थोड़ा कोशिश करता हूँ, यहाँ भी व्हील है, यहाँ भी व्हील है, और बीच में जो रहता है इस टाइप से रहता है क्या, ये आपका ब्लेड है, ठीक है। ये जैसे ही आगे की ओर मूव करता है, ये चक्का आगे की ओर मूव करता है, तो यहाँ जो मिट्टी है इसको क्या करता है, खींचता है, ठीक है, इसको फैलाता है टॉप सॉइल को, ठीक है, क्या करता है, रिमूव करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रैपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्रैपर। तो यूज फॉर ए टॉप सॉइल रिमूवल, कौन सा मशीन का यूज हम लोग करते हैं टॉप सॉइल रिमूव के लिए, तो एलवे स्क्रैपर को, किसका, स्क्रैपर को, स्क्रैपर हम लोग इसी को बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए, इजी क्वेश्चन है, बताने की जरूरत है क्या इसमें। शटरिंग ऑफ बीम स्पैनिंग कितना है जी, ओवर 6 मीटर है, ठीक है, ओवर 6 मीटर है, कितना होगा बताइए, 21 डेज होगा ना, 21 डेज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसका एक टेबल हम लोग देख लेते हैं, जितने भी वर्टिकल पोर्शन है, वर्टिकल मेंबर है, वर्टिकल मेंबर, एक कॉलम, कॉलम वॉल, ठीक है। इसको हम लोग कब रिमूव करते हैं, फ्रेमवर्क, कब रिमूव करते हैं, 24 से 48 आवर्स के बीच में, ठीक है। इसका वर्टिकल फ्रेमवर्क। इसके बाद क्या होता है दूसरा, क्या दूसरा क्या आता है, सॉफिट, सॉफिट फॉर बीम, बीम के केस में 3 डेज में, ठीक है। और बताइए,
और 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 100 फीट जो आप ये लिखे ना, 100 फीट बीम में 7 होता है, ठीक है, बीम में 7 होता है। और मेरा जो स्लैब है उसमें 3 होता है, 3 डेज। बीम में कितना होता है, 7 डेज में हम लोग रिमूव करते हैं। और यही अगर आपका स्लैब रहा तो इसमें कितना, 3 डेज में हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है। इसी तरह आता है आर्च, या फिर बीम ले लीजिए ना, बीम जिसका स्पैन अप टू 4 मीटर, 4.5 मीटर, अप टू 4.5 मीटर है। एक है क्या, एबव 4.5 मीटर, ठीक है। एक होता है कि आपका आर्च अप टू 6 मीटर। एक होता है क्या, एबव 6 मीटर, एबव 6 मीटर। बताइए, अगर मेरा बीम का स्पान है, अगर 4.5 मीटर तक रहा तो हम लोग कब उसका फ्रेमवर्क रिमूव करते हैं, 7 डेज में, ठीक है। और एबव रहा तो 14 डेज में, ठीक है। और ये जो आपका अगर अगर आर्च का स्पान 6 मीटर तक रहा, अगर मेरा जो आर्च है उसका अगर स्पान 6 मीटर तक रहा तो हम लोग कब, कितना डे में हम लोग इसका फ्रेमवर्क रिमूव करते हैं, 14 डेज में, ठीक है। क्या, 14 डेज में। और अगर एबव 6 मीटर से एबव रहा तो हम लोग कब रिमूव करते हैं, 21 डेज में, ठीक है। ये टेबल आपको याद होगा, मैं एक बार लिखाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है, ठीक है। ये टेबल आपको याद होगा, फिर भी मैं लिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या पूछा था कि स्पान कितने, ओवर 6 मीटर है, मतलब एबव 6 मीटर, तो ये हम लोग कब रिमूव करते हैं, 21 डेज में, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर लिस्ट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। बताइए, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेट के संपर्क में आता है तब जाकर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस मतलब जनरेट होता है, ठीक है। तो जनरली क्या यहाँ यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर लीस्ट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। क्या उसे एयर अफेक्ट नहीं करता, एयर टेम्परेचर उसको अफेक्ट करता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर उसको अफेक्ट करता है, वेपर भी करता है, लेकिन आपका जो विंड स्पीड है इसका कोई रिलेशन नहीं है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, ठीक है। विंड स्पीड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। एकदम लीस्ट अफेक्टेड है, एकदम कम, ठीक है। ना के बराबर बोल दे, नो भी बोल दे तो यही होगा, और लिस्ट भी बोले तो यही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। बताइए, ये किस टाइप का आपको ब्रिक दिख रहा है जी, ये जो आपका ब्रिक है ये किस टाइप का दिख रहा है आपको, बताइए। स्प्ले हेडर, स्प्ले स्ट्रेचर, डॉग लेग, या फिर बेवल बैट। बताइए, बताइए किस टाइप का ब्रिक है ये दिख रहा है आपको। हम्म, किस टाइप का ब्रिक दिख रहा है, थोड़ा बताइए। पहले हम लोग थोड़ा बेसिक बेसिक बात कर लेते हैं कि आपका बैट क्या होता है, किंग क्लोजर क्या होता है, क्वीन क्लोजर क्या होता है, सर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट में आपका होता है क्या, क्वीन क्लोजर, क्वीन क्लोजर, ठीक है। ये किस टाइप से होता है, देखिए अगर मेरा कोई एक ब्रिक है, कैसे बनता है ब्रिक यार, ब्रिक कैसे बनेगा, ब्रिक कैसे बनेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। ब्रिक हो गया जी। चलिए, थोड़ा मोड़ा समझने के लिए काफ़ी है। ये मेरा ब्रिक है, ठीक है। ये ब्रिक को अगर हम, ये ब्रिक है, अगर अगर हम इसको पैरेलली, अगर मेरा मान के चलिए कि कैसे बताएं आपको, मान के चलिए कि ये मेरा एक ब्रिक है, मतलब समझने के लिए एक ब्रिक है, ठीक है। ये ब्रिक है, अगर ब्रिक को हम अगर इसके पैरेलली यहाँ से काटेंगे हम, ठीक है, इसके लेंथ के अलॉन्ग हम लोग काटेंगे, ठीक है,
दोनों मतलब हाफ पार्ट ऊपर हो जाए, हाफ पार्ट नीचे हो जाए, मतलब एक रुआ समझिए कि मतलब एक रुआ टाइप में होता है, ठीक है। इतना रुआ है, और रुआ को हम लोग बीचों बीच काटेंगे ना, तो दो पार्ट में वो बढ़ जाएगा। कब दो पार्ट में बढ़ जाएगा, तो वो जो दो पार्ट में बच रहा है, बट रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वीन क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्वीन क्लोजर बोलते हैं। और इसमें बोलता है कि क्वीन क्लोजर बैट होता है, ठीक है। क्वीन क्लोजर बैट कब होता है, जब इसको हम लोग ये 50-50 मतलब यहाँ से काटेंगे, ठीक है। इस टाइप से हम लोग जब काटेंगे, ठीक है, इस टाइप से हम लोग काटेंगे, तो क्या आपका हो गया, क्वीन क्लोजर बैट हो गया, ठीक है। और इसे क्वीन क्लोजर क्वार्टर भी बोलते हैं, जब इसका 1/3 काटेंगे, ठीक है। 1/3 मतलब यहाँ तक कटेगा, ठीक है, यहाँ तक कटेगा, इसका पार्ट रहेगा। आप लोग देखे होंगे, जिसको हम लोग देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं पता है इसको, देसी लैंग्वेज में तीन पौआ बोलते हैं। क्या, तीन पौआ, तीन पौआ। अगर आप लोग गांव देहात से होंगे तो जरूर आपको पता होगा कि तीन पौआ कहाँ बोलते हैं, ठीक है। तीन पौआ बोलते हैं, ठीक है। तीन पौआ कैसे, मतलब एक तीन पौआ हो गया और एक होता है थोड़ा सा इससे बड़ा, ठीक है, जो चार पौआ उसको बोलते हैं, चार पौआ, चार पौआ। ये ब्री का ही नाम है, बोले देसी लैंग्वेज, मतलब पूरा प्योर जो बोलते हैं ना देसी, वो देसी लैंग्वेज है, ये देसी वर्ड है, जो कि लोग मिस्त्री जितने भी लेबर्स मतलब जितने भी मिस्त्री होते हैं वो सब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग तो भाई गांव से आते हैं, तो हम लोग को पता है कि तीन पौआ किसको बोलते हैं और आपका चार पौआ किसे बोलते हैं। अब ना आ गया क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर और बेबल बेबल ब्रिक। पहले भी था, लेकिन पहले जानकारी नहीं था, ठीक है। ये हो गया। अब जो इस ब्रिक को हम लोग इसके पैरेलली काटेंगे तो क्या हो गया, क्वीन क्लोजर हो गया, ठीक है। जैसे पैरेलल काट दिए, और आपका क्वीन क्लोजर बैट भी हो गया, मतलब आधा आधी, आधा आधी में बट गया, क्वीन क्लोजर बैट। इसका 1/3 हो गया तीन पौआ, 1/4 हो गया चार पौआ, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, क्वीन क्लोजर। और दूसरा क्या होता है आपका, किंग क्लोजर। किंग, किंग मिस राजा, किंग क्लोजर, ठीक है। किंग क्लोजर कैसा होता है बताइए, किंग किंग क्लोजर का ब्रिक कैसा होता है। बताइए कि किंग क्लोजर कैसा होता है। चलिए फिर से मैं ब्रिक बनाता हूँ एक और, और ये थोड़ा सा अच्छा बनेगा। आई होप कि थोड़ा सा अच्छा बन जाए। चलिए, ब्रिक हो गया। अब हमको जाना कि किंग क्लोजर क्या होता है। किंग, किंग मीन्स राजा, ठीक है। किंग क्लोजर कैसा होता है, देखिए, जब भी आपका ब्रिक को ब्रिक को 1/2 से, ठीक है, मान के चलिए कि इसका हाफ इधर हो गया और इसका हाफ इधर हो गया, ठीक है, ये पार्ट। अगर ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन है, देख रहे हैं ना, ठीक है। ठीक है, अगर ब्रिक का हम लोग ये पोर्शन हटा देते हैं, और यहाँ जो मेरा बच गया 1/2 बच गया, और ये भी 1/2 मेरा ये डिस्टेंस बच गया, ठीक है। मतलब ये इतने पोर्शन को अगर हम हटा देंगे, काट देंगे, तो मेरा जो बचेगा कितना, 1/2 बच रहा है इधर से, 1/2 इधर से बच रहा है। इट मीन्स कहने का मतलब है कि जब भी एक कोई भी ब्रिक को, ठीक है, उसके विड्थ के अलोंग और लेंथ के अलोंग, ठीक है, हाफ हाफ काटा जाता है, तो उस ब्रिक को हम लोग क्या बोलते हैं, किंग क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, किंग क्लोजर बोलते हैं। और वो ब्रिक अपना 1/2 हाफ जो लेंथ के अलोंग और विड्थ के अलोंग, मतलब दोनों साइड से अपना 1/2 जो बच रहा है वो मेंटेन करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, किंग क्लोजर ब्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना कि किंग क्लोजर ब्रिक कौन सा होता है, क्वीन क्लोजर ब्रिक कौन सा होता है, क्योंकि लोग इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है। आज देखिए यहाँ पर जो ब्रिक ये दिया गया है, ठीक है, ये ब्रिक किस टाइप का ब्रिक है बताइए तो। ये जो आपका ब्रिक दिख रहा है, ये ब्रिक आपका मेनली देखा जाता है, देखा जाए तो आपका ये हेडर ब्रिक है, ठीक है। स्ट्रेचर तो पूरा पूरा है ना भाई, स्ट्रेचर तो पूरा ही है, लेकिन ये किसको काट रहा है, आपका हेड में काट रहा है, ठीक है। तो स्प्ले हेडर, स्प्ले हेडर जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
स्प्ले हेडर, जो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जानिएगा कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा इसको बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, प्रयास कीजिए, प्रयास करने से कोई मतलब ये नहीं होने वाला, प्रयास करने से सब चीज़ होगा। कंसीडर टू फ्लूइड जिसका स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया गया S1 और S2 विथ रिलेशन बिटवीन देयर मास एंड डेंसिटी, रिलेशन बोल रहा है। चलिए हम लोग जानते हैं इसका कंडीशन क्या दे दिया कि S1 इज ग्रेटर देन, सॉरी S1 इज लेस देन S2। इट मीन्स कि S1 जो स्पेसिफिक वॉल्यूम S1 का है वो कम है किसके कंपेरिजन में, S2 के कंपेरिजन में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम हो गया। स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम बाई मास हो गया, वॉल्यूम बाई मास हो गया। ठीक है, मतलब V1 M1 S1 S, फिर यहाँ पर S2 इसी तरह हो जाएगा, S2 इक्वल टू क्या होगा, V2 बाई M2। ठीक है, मतलब ये S1 है, ये S2 है, ये V1 है, V2 है, M1 है, M2 है। इसी तरह डेंसिटी के टर्म में, ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास 1 बाई V1 D1। इसी तरह D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी M2 होगा यहाँ पर ना, M2 होगा, क्या हो जाएगा, M2 बाई V2। ठीक है, तो हम देखिए तो कुछ हमको समझ में आ रहा है इसमें से। तो यहाँ जो कंडीशन दिया कि S1 इज लेस देन S2, ठीक है, S1 इज लेस देन S2, अगर हम डेंसिटी के टर्म में अगर इसका हम लोग रिलेशन देखें, अगर कोई रिलेशन इसमें समझ में आ रहा है, देखिए तो कुछ रिलेशन है। देखिए तो अगर ये दोनों को हम इसका रिलेशन देखें कि इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी के टर्म में, मास डेंसिटी, इसका अगर हम मतलब रिलेशन देखें तो रिलेशन क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि S1 इजकल टू 1/D1। ठीक है, और हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि S2 इजकल टू 1/D2। ठीक है, 1/D2 और 1/S1। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि S1 जो हो रहा है हमारा, जो मतलब स्पेसिफिक सरफेस एरिया है, जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, डेंसिटी का। तो हम लोग लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक सरफेस, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका, मास डेंसिटी का, मास डेंसिटी। ठीक है, मास डेंसिटी का, ठीक है, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर तो जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब मेरा S1 यहाँ पर कंडीशन दिया था S1 इज लेस देन S2 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो मेरा जो क्या बोलते हैं, डेंसिटी जो होगा वो मेरा, हम लोग बोल सकते हैं कि डेंसिटी जो होगा आपका, डेंसिटी 1 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा डेंसिटी 2। ठीक है, जब यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कंडीशन होगा, तभी तो मेरा सेटिस्फाइड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, सब बताइए। हाँ, ठीक है दोस्त, समझ में आ गया ना। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू हैव ट्रांसफॉर्म कैनेटिक एनर्जी टू हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी। क्या कर रहा है, कैनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहा है किसमें, हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी में। तो इन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पंप है जो कि कैनेटिक एनर्जी को चेंज करता है किसमें, हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी में। तो याद रखिएगा जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो एलवेज क्या करता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप एलवेज कैनेटिक एनर्जी को चेंज करता है किसमें, हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी में। ठीक है, दूसरा पॉइंट ध्यान देना है कि आपका कैनेटिक एनर्जी जो होता है, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है ये एलवेज क्या होता है, कैसा बताइए, रेडियल फ्लो होता है इसमें। ठीक है, देखिए लिख देते हैं आपको, इसमें जो होता है फर्स्ट पॉइंट, इट रिवर्स रेडियल रेडियल फ्लो ऑफ रिएक्शन टर्बाइन।
रिएक्शन टर्बाइन। ठीक है, क्या होता है, रेडियल फ्लो होता है, ये ध्यान देना है। ठीक है, और दूसरा इसका और एक पॉइंट हम लोग को जाना जाए, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, इसका एफिशिएंसी, एफिशिएंसी जो होता है, एफिशिएंसी ऑलवेज कम होता है, मतलब लो होता है, किससे कंपेयर में, कंपेयर टू रिसिप्रोकेटिंग पंप, रिसिप्रोकेटिंग पंप के कंपेरिजन में। ठीक है, और इसमें जो आपका क्या बोलते हैं, इसका मेनली जो यूज होता है, इट इज़ यूज फॉर कहाँ पे, जैसे आपको क्या बोलते हैं, जो तेल निकालते हैं, तेल निकालने वाला मशीन आप लोग देखे होंगे ना, जो तेल निकालते हैं, वहीं से वहीं पे हम लोग यूज करते हैं इसको। ठीक है, कहाँ पे, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, विस्कस फ्लूइड। ठीक है, कहाँ पे, विस्कस फ्लूइड में, याद रखिएगा। और इसमें जो डिस्चार्ज जो होता है, डिस्चार्ज जो होता है, डिस्चार्ज इसमें कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्चार्ज कंटिन्यूअस होता है, लेकिन यही आपका कैसे रिसिप्रोकेटिंग पंप रहेगा, तो उसमें क्या होगा, उसका एफिशिएंसी भी ज़्यादा होता है, लेकिन उसका डिस्चार्ज कम होता है। ठीक है, तो ध्यान देना है, डिस्चार्ज इसका कंटिन्यूअस रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच इज द फ्लोइंग टेक्निक प्रिफर फॉर कंटूरिंग, prefer for contouring rough country where ordinary leveling is tedious and chaining is slow and inaccurate। बताइए, ऑर्डिनरी मेरा जो कंट्री है कैसा है, रफ है, रफ अंडुलेटिंग ट्रेन है, तो वहाँ पर हम लोग कौन सा टेक्निक हम लोग प्रेफर करेंगे फॉर चेनिंग के लिए और लेबलिंग के लिए, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग एलवेज ध्यान दीजिएगा, जो आपका टेक्नोमेट्री सर्वे जो होता है, एलवेज ये मोस्ट एक्यूरेट होता है किसके लिए, फॉर मोस्ट एक्यूरेट इसका यूज होता है कहाँ पे, लाइक आपका अंडुलेटिंग एरिया। ठीक है, हिली एरिया में, हिली एरिया में ज़्यादातर कौन सा लेबलिंग हम लोग यूज़ करते हैं, कौन सा सर्वे यूज़ करते हैं, तो टेकोमेट्री सर्वे। ठीक है, टेकोमेट्री सर्वे, और इसमें कुछ हम लोग और जाने जाए टेकोमेट्री सर्वे के बारे में, तो टेकोमेट्री सर्वे जो होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मेजर करता है। ठीक है, और दूसरी बात कि टेकोमेट्री सर्वे में इसका फार्मूला क्या होता है जी, एक इसमें दो फार्मूला होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, एक होता है आई, F/I, ये किसका होता है आप लोग बताएंगे, एक होता है F+D। ठीक है, इसका एडिटिव कांस्टेंट, एडिटिव कांस्टेंट, एडिटिव कांस्टेंट, ये आपका हो गया मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, ये आपका क्या हो गया, फोकल लेंथ, ये होगा आपका इंटरवल। ठीक है, तो आपको ध्यान देना का ऑप्शन नंबर B इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्त, बताइए, इजी क्वेश्चन है। इन ए क्लोज ट्रावर्स विद अ 5 साइड, क्या दिया, 5 साइड, द एरर फाउंड फ्रॉम द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ ए लिस्ट कितना है, 1 डिग्री है। ठीक है, द करेक्शन किसका, पूरा थर्ड थर्ड लाइन में। तो पहले हमको एरर कितना दिया है भाई, एरर कितना, एरर एरर एरर, अच्छा 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री एरर है, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट। ठीक है, तो और यहाँ कितना साइड कितना दिया हुआ है, n = 5 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा बताइए तो, इसका अगर हम लोग डिवाइड देंगे, 12×5 = 60, तो फर्स्ट 1 डिग्री, जो फर्स्ट डिग्री में जो इरर होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट लाइन में जो होगा, फर्स्ट लाइन, करेक्शन ऑफ फर्स्ट लाइन, यहाँ लिखिए, करेक्शन ऑफ फर्स्ट लाइन कितना होगा बताइए, हाँ, अगर E/N करेंगे, E/N, इरर मेरा कितना है,
60 है डिवाइडेड बाई 5 है, तो 12 डिग्री आ गया ना, ठीक है। 12 मिनट आ गया, डिग्री नहीं, 12 मिनट है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट का बात करें तो इसमें कितना होगा आपका E/n का वैल्यू 0 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। इसी तरह आपको सेकंड कोऑर्डिनेट में सेकंड लाइन में कितना होगा E/n का वैल्यू 0 डिग्री 24 मिनट, ठीक है। इसी तरह आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में कितना होगा, थर्ड लाइन में E/n का वैल्यू 12 24 36 मिनट। इसी तरह फोर्थ कोऑर्डिनेट में कितना होगा E/n का वैल्यू 0 डिग्री 48 मिनट, ठीक है। और इसी तरह फिफ्थ कोऑर्डिनेट में कितना होगा 5p, इसमें कितना होगा E/n इजकल टू 1 डिग्री, ठीक है। तो हमको किसका पूछा था, थर्ड कोऑर्डिनेट मेरा कितना आएगा, कितना आ गया 36, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्त। अगर इसी तरह फर्स्ट का पूछ देता तो 12 मारते हैं, सेकंड का पूछ देता तो 24 मारते हैं, थर्ड का पूछा 36 मार रहे हैं, फोर्थ का पूछता 48 मारते हैं। लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेट कौन सा दिया गया है, थर्ड कोऑर्डिनेट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताइए, अरे यार ये तो सेम क्वेश्चन है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चलो। हाँ, कंसीडर 12 इंच हाइट है। अच्छा हमको बताइए कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर अप्रोक्स में लेकर चलिए, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरा जो स्लम्प होता है, स्लम्प जो आपका जनरली आप लोग देखे होंगे, कितना होता है इसका 10 20 30 होता है ना, ये कितना है 10 क्या सेंटीमीटर, ये आपका 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ कितना 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसको हम लोग चेंज करें इंचेज में तो 300 जो 30 सेंटीमीटर है, इट मीन्स कितना 300 mm, ठीक है 300 mm। और इसी को हम लोग जब इंच में चेंज करेंगे तो हम लोग अगर डिवाइड दीजिए तो कितना आएगा 12 इंच आएगा, ठीक है 12 इंच आएगा, ठीक है। यहाँ क्या बोला कि कंसीडर 12 इंच हाइट ऑफ स्लम्प कोन हैविंग 8 इंच ऑफ डायमीटर। ये जो 20 सेंटीमीटर है, इसको जब आप इंच में चेंज कीजिएगा तो कितना आएगा 8 इंच आएगा, ठीक है 8 इंच आएगा। एट अ टॉप, सॉरी यार 8 इंच डायमीटर एट अ टॉप, अच्छा ये टॉप का बोल रहा है, ठीक है, यहाँ ये टॉप का होगा, ये 8 इंच ये है, ठीक है। हाउ मेनी लेयर कंक्रीट शुड बी यू पैलेस टू फिल दिस कॉन। तो इस कंक्रीट में जो है कितने लेयर कंक्रीट आपका फिल होगा। तो एलवेज याद रखिएगा, इसमें जो होता है आपका एलवेज जो ये आपका हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपका कितना है 300 mm हाइट है, 12 इंची है, तो एलवेज ये 3 लेयर में जाता है, ठीक है। 3 इक्वल लेयर बाई हाइट, ठीक है, वो हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है, हाइट पे, ठीक है, ना कि वॉल्यूम पे, ना कि हाइट पे। 3 इक्वल लेयर बाई हाइट, ठीक है। ये सब में ध्यान देना, ये सब नहीं होगा ना, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए कंसिडर एरिया हैविंग है, जो कि एरिया दे दिया है 15, A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, यहाँ D है। क्या सैमसंग फॉर्मूला क्या होता है बताइए, D/3 फर्स्ट एरिया। हमको पहले निकालना, कहाँ तक निकालेंगे, फर्स्ट एरिया से लेकर थर्ड एरिया तक, ठीक है। तो फर्स्ट एरिया कितना हो गया, फर्स्ट एरिया 1.5 से लेकर फर्स्ट एरिया प्लस थर्ड एरिया 3.3, फर्स्ट एरिया प्लस थर्ड एरिया में कितना है 3.3 है, ये 5 है, ठीक है, प्लस कितना 4 इंटू सेकेंड एरिया में कितना है 2.4, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है 15 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ हो गया कितना 5 3 8 3 1 4, ठीक है, प्लस 4 4 16 को 6 बाकी में 1 4 2 8 1 9 24 96 9.6, ठीक है। अब जब हम लोग इसमें इसको ऐड करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाई 3, और इसको हम लोग जब ऐड करेंगे कितना होगा 4.8, 814 4 बाकी में 1 9 4 3 1 14, कितना हो गया 14.4, ठीक है। ये मेरा आ गया A1 से लेकर A3 तक।
अब हमको चलेंगे किसमें, फिर हम लोग लेंगे A2 से, ठीक है, कहाँ पे, A3 से A4 तक, फिर हम लोग इसका लेंगे, ठीक है, एरिया टू का, A2 का कहाँ से, D/2 प्लस A3 प्लस A4, ठीक है, D/2 मेरा D कितना है 15 डिवाइड बाई 2, A3 कितना है 3.3 प्लस 4.4। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 72, 72, या 72 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, 72 मीटर स्क्वायर आएगा। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 57 पॉइंट समथिंग मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ दीजिए, इसका एरिया इसका एरिया जोड़ दीजिए, जो आपका आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7×2 9, 9 देखिए 129 सीसी में दिखिए रहा है, ठीक है, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच इज द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिफाइन ऑफ अ सब्सिडरी स्टेशन। देखिए सब्सिडरी स्टेशन क्या होता है, सब्सिडरी स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है, ठीक है, ऐसा स्टेशन है जो कि नंबर ऑफ स्टेशन के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। जैसे देखिए मेरा एक ये प्लॉट है, ठीक है, मान के चलिए कि मेरा एक प्लॉट है, ठीक है, ये ए स्टेशन है, ये मेरा बी स्टेशन है, ये मेरा सी है, ये मेरा ये डी है, ठीक है। ये मेरा बेस लाइन है जो कि लॉन्गेस्ट लाइन होता है, ठीक है। ये सर्वे लाइन है, ये मेरा सर्वे लाइन है, ये मेरा सर्वे लाइन है, ये मेरा सर्वे लाइन है। और यहाँ से मान के चलिए कि हमको किसी का एरिया के बारे में फाइंड करना था, ये मेरा ये लाइन जाएगा, मेरा S1 हो जाएगा, इस टाइप से यहाँ से ये लाइन जाएगा, S2 हो गया, ठीक है, इस टाइप से यहाँ से आएगा, इस टाइप से S3 आ गया, ये ठीक है। इट मीन्स कि जो आपका ये लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन आपका कनेक्ट हो रहा है एक मेन लाइन में जो इंटरसेक्ट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो सर्वे लाइन है, ठीक, सॉरी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडरी लाइन है, ठीक है, जो कि एडिशनल जानकारी भी देता है, ठीक है, एडिशनल जानकारी भी देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडरी लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। देखिए स्टेशन क्या है, क्या स्टेशन हुज ऑब्जर्वेशन आर नॉट मेड बट द एंगल एट द स्टेशन आर यूज इन ए ट्रेंगुलर सीरीज। और जितने भी आपका सेक्शन जो होंगे सारा आपका ट्रेंगुलर फॉर्म में देख रहे हैं ना, ये भी आपका ट्रेंगुलर है, ये आपका ट्रेंगुलर, ये ट्रेंगुलर, ये ट्रेंगुलर है, फिर आपका इसका एरिया निकालेंगे, ये भी आपका ट्रेंगुलर शेप में है, ठीक है। तो जितने भी आपको जो एरिया बनते हैं उसी को ट्रेंगुलर शेप में होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडरी स्टेशन बोलते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। बताइए आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच होल्ड ट्रू इन अ केस ऑफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन ए डबली रेनफोर्स बीम, ठीक है, डबली रेनफोर्स बीम के केस में पूछ रहा है। तो बताइए कि अगर डबली रेनफोर्स बीम है तो इट मीन्स कि इसमें कंप्रेशन और टेंशन दोनों में स्टील होगा। जब दोनों में स्टील होगा तो दोनों में मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस तक उसमें स्टील उसमें जो आपका स्ट्रेस जो होगा, अगर दोनों पे अगर लोड भी आता है तो जो स्ट्रेस आएगा वो परमिसिबल लिमिट तक आएगा, एट ए सर्टेन सेम टाइम में आएगा। अगर कोई डबली रेनफोर्स बीम है, अगर उसमें लोड अप्लाई हम लोग कर रहे हैं बीम में, तो वो हम लोग देख रहे हैं ना कि उसमें कंक्रीट भी है और स्टील भी है, तो वो सब में दोनों में जो मेरा जो स्ट्रेस डेवलप होगा उस बीम में, तो दोनों में तो सेम स्ट्रेस डेवलप होगा, सेम स्ट्रेस डेवलप होगा और सेम टाइम में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला कि इफ द लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ, एकदम नहीं, इफ द ग्रेटर, ये देखिए ये सही है, इफ द ग्रेटर सॉरी इफ इट इज ग्रेटर देन द डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस द कंक्रीट अटेन अ मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है। इन अगर ये डब्ल्यू रेनफोर्स बीम बोल रहा है तो यहाँ क्या बोल रहा है कि कंक्रीट अटेन मैक्सिमम अर्लियर स्ट्रेस देन कंक्रीट, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। हम थर्ड का लिखते तो इसमें देखिए मैक्सिमम अर्लियर किसका बोल रहा है, इसमें कहीं से इसमें टेंशन जोन के बारे में बोल रहा है, ये मैक्सिमम के बारे में बोल रहा था, ये सब नहीं होगा ना। इजी क्वेश्चन है, क्या होगा जिसका ट्रेंगुलर का प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी। थोड़ा इसका आप लोग थोड़ा सा एरिया के बारे में बता देते हैं। एवरेज लेंथ कितना होता है ट्रेंगुलर बेस का एवरेज लेंथ प्राइमरी के लिए कितना होता है 5 से 15 किलोमीटर, ठीक है। सेकेंडरी के लिए कितना होता है 5 से 1.5 से 5 किलोमीटर, 1.5 से 5 किलोमीटर। टेरिटरी के लिए कितना होता है 0.5 से 3 किलोमीटर, 0.5 से 3 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी जो बताएं ये भी एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
नेक्स्ट देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल डिटरमाइंड बाय ए सबटेंस बार। देखिए सबटेंस बार एक टाइप में बार होता है, ठीक है, एक टाइप ये बार है जो, ठीक है, ये फिक्स डिस्टेंस मेजर करता है, इसका डिस्टेंस फिक्स है, ठीक है, ये आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करता है, ये दोनों मेजर करता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों मेजर करता है, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मेजर करता है, और इसका जो डिस्टेंस है फिक्स है, ठीक है। तो इसमें जो बोल रहा है कि डिटरमाइन, इसमें से क्या, ये भी डिस्टेंस के बारे में दिया है, मतलब चारों ऑप्शन डिस्टेंस से रिलेटेड है, लेकिन हमको जानना है कि इसका यूज, थोड़ा हम लोग एडिशनल जानकारी ले लेते हैं। सबटेंस बार का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो आप लोग बोलिए कि हम लोग जो क्या बोलते हैं, टेप जो यूज करते हैं, चेन जो यूज करते हैं, वो भी तो डिस्टेंस मेजर करता है, मेजर करता है कि नहीं, एकदम करता है। लेकिन सबटेंस बार का यूज जहाँ पे चेन सर्वेइंग, चेन और टेप का यूज हम लोग नहीं कर पाते हैं, वहाँ इम्पॉसिबल होता है, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं किसका, सबटेंस बार का। एग्जाम्पल, अंडुलेटिंग ट्रेन ले लीजिए, हिली ट्रेन ले लीजिए, हिली हिली टेरेन में या फिर अंडुलेटिंग ट्रेन में, अंडुलेटिंग एरिया में क्या आपका चेन सर्वे काम करेगा, काम करेगा नहीं, काम करेगा, तो उस कंडीशन में आपका सबटेंस बार यूज होता है, ठीक है। कौन सा बार, सबटेंस बार, याद रखिएगा। सबटेंस बार कब यूज होता है, जब आपका जो क्या बोलते हैं चेन सर्वे, टेप सर्वे अगर इम्पॉसिबल है वहाँ पर उसको यूज़ करना, तब जाके हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सबटेंस बार का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि इसका डिस्टेंस, इसका लेंथ फिक्स रहता है, कितना, शॉर्टेज डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस है कितना होता है, शॉर्ट डिस्टेंस अप टू 200 मीटर, शॉर्टेज डिस्टेंस अप टू 200 मीटर, इसका लेंथ फिक्स रहता है, फिर से बोल रहा हूँ, इसका लेंथ फिक्स रहता है। और ये जनरली कहाँ यूज़ किया जाता है, वैसे प्लेस पे जहाँ पे आपका स्टील, सॉरी, टेप और चेन नहीं यूज़ करते हैं, नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तब हम लोग जाकर सबटेंस बार का यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अंडुलेटिंग एरिया, अंडुलेटिंग ट्रेन, जहाँ पर हमको सर्वे करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्त। बताइए, मॉडर्न ईडीएम इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए, मॉडर्न ईडीएम इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या मेजर करता है, the reflected energy is generated by electronic wave, total time taken by electronic wave in traveling distance, ठीक है, the change in फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेव, क्या पूछ रहा है, मॉडर्न ईडीएम इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन, अच्छा किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है, द बेस द फेज डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक वेव, ठीक है, तो ये ही इस प्रिंसिपल पे काम करता है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वेव, कौन सा प्रिंसिपल पे, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक वेव पे ये काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ कंक्रीट, बताइए, एक होता है आपका ऑर्डिनरी ग्रेड, इसमें क्या होता है, M 10 15 20, ठीक है। इसके बाद क्या होता है आपका हाईली स्ट्रेंथ ग्रेड, स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड, सॉरी स्टैंडर्ड ग्रेड, स्टैंडर्ड ग्रेड, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ग्रेड, ये कहाँ से शुरुआत होता है, M 25 से लेकर M 60 तक, ठीक है। एक आपका आता है क्या, क्या, हाईली स्ट्रेंथ ग्रेड, हाईली स्ट्रेंथ ग्रेड जो एबव M 60, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, कौन सा कैटेगरी फॉर स्टैंडर्ड और मीडियम ग्रेड में आता है, किसमें स्टैंडर्ड और मीडियम ग्रेड में आता है, कौन सा आता है, देखिए तो स्टैंडर्ड और मीडियम में, ऑर्डिनरी में नहीं आ रहा है, ठीक है, स्टैंडर्ड और मीडियम आ रहा है, कौन सा आ रहा है भाई, देखिए तो इसमें से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो क्या होगा बताइए तो, M 40, अच्छा कैटेगरी क्या बोल रहा है कि द कैटेगरी ऑफ ए स्टैंडर्ड ग्रेड, स्टैंडर्ड और मीडियम, ठीक है। तो स्टैंडर्ड और मीडियम आपको 14 आ रहा है, स्टैंडर्ड में भी आ रहा है, स्टैंडर्ड में भी आ रहा है, स्टैंडर्ड में भी आ रहा है, स्ट्रेंथ में आ रहा है, मीडियम स्ट्रेंथ में भी आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है ना, ऑर्डिनरी में कहाँ आ रहा है, 10 15 20 ही ना, इसमें नहीं आ रहा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कि इंस्ट्रूमेंटल एरर दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए डिस्टेंस मेजरमेंट इन ईडीएम इज कॉल्ड, बताइए,
इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंटल एरर दैट इंडिपेंडेंट बोल रहा है, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं बोल रहा है। तो कौन से एरर से वो इंडिपेंडेंट होता है? ईडीएम इंस्ट्रूमेंट। तो एलवेज आपको याद रखना पड़ेगा, जो साइक्लिक एरर है, साइक्लिक एरर है, जो कि ये इंडिपेंडेंट एरर है किसका? ईडीएम इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और आपका स्केल एरर हो गया, जीरो एरर हो गया, नन स्केल एरर हो गया, ये एरर जो है डिपेंडेंट एरर है किसका? ईडीएम का, ठीक है। बताइए, इजी क्वेश्चन है, इसको सजाना है। ये तो आप लोग सजा ही लीजिएगा ना, बता दें। इसको नहीं बताएंगे आप लोग, इसको कमेंट में आंसर बताइए। इजी इजी है, इसीलिए आपको मैं कमेंट में बोल रहा हूँ देने के लिए, ठीक है। बताइए, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोफिशिएंट इज गिवन द रेट ऑफ फ्लो एज वेल एज टोटल फ्लो। बताइए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है कि आपका बहुत प्रोफिएंट है, गिवन फॉर रेट ऑफ फ्लो एज वेल एज टोटल फ्लो। इसमें से लोग क्या मारते हैं पता है? मारते हैं ऑफिस मीटर, लेकिन ऑफिस मीटर गलत है। क्या बोल रहा है? गिवन द रेट ऑफ फ्लो एज वेल एज द टोटल फ्लो इज नोन एज फ्लो मीटर। कौन सा? फ्लो मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। बताइए, इजी क्वेश्चन है, बताने की जरूरत है। ग्रेजुएशन सर्कल, सर्कल ग्रेजुएशन, सबसे पहले हमको जो आता है पहले हम लोग उसको मैच करेंगे। किसका देख रहे हैं? सर्कल, सॉरी, ग्रेजुएशन सर्कल किसका है जी? 0 से 360, यही होगा। ए का टू, ए का टू, ए का टू, इसमें है, इसमें है, इसमें है। नेक्स्ट देखते हैं आपका प्रिज्म। प्रिज्म से हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग रीडिंग देखते हैं। यूज फॉर रीड ग्रेजुएशन ऑन द रीडिंग एंड टेक एग्जैक्ट एग्जैक्ट रीडिंग बाई कंपास, एकदम सही है। बी का थ्री, बी का थ्री इसमें है, बी का थ्री किस में है? ऑप्शन नंबर, अरे यार इसमें भी दोनों में गजब खतरनाक। ऑब्जेक्ट वैन, ऑब्जेक्ट वैन मतलब क्रॉस हेयर्स हम लोग पास करते हैं, क्रॉस हेयर से पास करते हैं, मतलब सी का 4, सी का 4 किस में है? सी का 4 ऑप्शन नंबर ए में है। सी का 4 किस में? ऑप्शन नंबर ए में। जो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है कि ब्लीडिंग। बताइए, तो ब्लीडिंग है, विटनेस है, ब्लिस्टरिंग है, ब्लूमिंग है, ये आपका तो डिफेक्ट ऑफ टिम्बर का पार्ट है, ठीक है। आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में, न बता दें, बताइए। अगर कमेंट में बताइए तो बताइएगा सही है, ठीक है। अगर कमेंट में नहीं बताइएगा तब तो फिर हमको बताना पड़ेगा ना भाई। बताइए इसका क्या आंसर होगा। ब्लीडिंग सॉरी, ब्लीडिंग तो आपको पता होगा, ब्लिस्टरिंग भी पता होगा, अब ब्लूमिंग भी पता होगा। तीन को आपको पता होगा आराम से। जब तीन को पता होगा तो एक में से चौथा आराम से पता नहीं चल जाएगा जी? है, बताने की जरूरत है? बताइए। अगर बताने की जरूरत है तो मैं जरूर बताऊंगा, नहीं तो फिर आपका इसका आंसर कमेंट में बताइए। कमेंट में बताइए, मैं बता दे, बताइए। हम्म, बता दें या फिर नहीं बताएं? जैसा आपकी मर्जी, बोलिए, बताइए। इसका आंसर भी आप कमेंट में दीजिए यार, तब ना खाली हम भी बता देंगे तो कैसे काम चलेगा? कुछ आपका भी कुछ टास्क होना चाहिए ना, होमवर्क। देखिए नेक्स्ट क्या है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। मेथड ऑफ मेजरमेंट। देखिए फर्स्ट क्या है, एग्जिट ग्रीथ इज कंसिडर्ड इज मेजरमेंट फॉर अ पेंटिंग ऑफ ए चौकट एज और चौक ईटीसी, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं, अनइवन सरफेस, uneven surface are converted to a equivalent plane area by multiplying the flat measuring area by multiplying factor, एकदम सही है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का ये मतलब डिफिनेशन बोल रहा है, स्टेप से है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, पाइप आर यूज इन ए सैनिटरी वाटर वर्क मेजरिंग इन रनिंग मीटर। पाइप को हम लोग जो सैनिटरी वाटर में जो हम लोग पाइप का यूज करते हैं उसको हम लोग रनिंग मीटर मेजर करते हैं, रनिंग मीटर में या फिर किस में? एकदम सही है, रनिंग मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। ये मेरा सही है, बी मेरा सही है। दूसरे तो पूछिए रहा है जी, बी और सी। देखिए अनइवन सरफेस आर कन्वर्टेड, अनइवन सरफेस को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? इक्विवेलेंट प्लेन एरिया में, ठीक है। बाई उसको हम लोग मल्टीप्लाई करें किसे? मल्टीप्लाइंग द फ्लैट एरिया बाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज नोन एज मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। तो बी और सी, बी और सी। ऑप्शन नंबर ए इज सॉरी
क्या है जी, बी और सी किस में है, बी और सी सी में है, ठीक है, बी और सी किस में, सी में है, तो सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताइए तो, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द वन दैट कैन नॉट बी एग्जीक्यूट विद द हेल्प ऑफ ए टिपिकल थियोरेट इन सर्वेइंग। बताइए इनमें से सर्वेइंग का कुछ कुछ मेथड जो कि उसमें हम लोग यूज़ नहीं करते सर्वे में, बताइए कौन कौन सा है जी। सर्वे क्या मेजर करता है, मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, एकदम सही है। मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एकदम गलत है। डिटरमाइनिंग द एरिया, एकदम नहीं। लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट क्या पॉइंट मेजर करता है, अरे मेजरिंग तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये तो मेजर करता ही है यार, सॉरी। हॉरिजॉन्टल एंगल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये मेजर करता है कौन, थियोडोलाइट, ठीक है, ठीक है। क्या पूछ रहा है यार, सॉरी यार, इसमें पूछ रहा है कैन नोट, देख रहे हैं हम, हमसे भी मिस्टेक हो जा रहा है यार। कैन नोट क्या मेजर नहीं करता है थियोडोलाइट, क्या मेजर करता है, ये तो कर भी करता है ना भाई। कैसे कहाँ चल, थोड़ा ध्यान चल गया है उधर, थोड़ा भटक गया ध्यान, कोई दिक्कत नहीं है। कैन नोट कौन मेजर नहीं करता है, क्या नहीं मेजर करता बताइए। क्या वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं मेजर करता है, एकदम सही है। क्या वो एरिया मेजर करता है, एकदम एरिया नहीं मेजर करता है, उसके लिए तो प्लानीमीटर है, ठीक है, उसके लिए क्या है, प्लानीमीटर है। इट मीन्स तीसरा और दूसरा ये राइट आंसर, क्या कि इसमें क्या पूछ रहा है, कैन नॉट पूछ रहा है। अगर यही क्वेश्चन होता कौन सा मेजर करता है, तब लोग तो मार ही देते हैं। तो इसका जो आंसर क्या हो गया, दूसरा और तीसरा कहाँ है जी, 2 नंबर और 3 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। थोड़ा ध्यान इधर उधर चल जाता है यार, कोई दिक्कत नहीं है। विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ एसिड रेन, बताइए इनमें से कौन से अलग अलग 4 ऑप्शन दिया गया जिसके कारण से आपको जो हेल्प करता है क्या, एसिड रेन को रिड्यूस कम करने में, एसिड रेन को कम करने में कौन सा हेल्प करता है, गैसिफिकेशन, यूजिंग कोल फॉर अ पावर जनरेशन, यूजिंग हाई सल्फर कोल, या फिर डी सल्फराइजेशन ऑफ ए फ्यूल गैसेस। तो जो आपको जो डी सल्फराइजेशन ऑफ ए फ्यूल गैसेस जो है, यू एलवेज क्या करता है, एसिड रेन को कम करता है, क्या करता है, एसिड रेन को कम करता है, जो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि ऑब्सॉल्सेंस एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग, बताइए इनमें से कौन सही है। ऑब्सॉल्सेंस क्या होता है, डिजाइन चेंज करता है, डिजाइन चेंज करता है ना, है आप लोग तो इतना जान भी करते हैं। रिड्यूस द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिड्यूस द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन इट गोज आउटडेटेड स्टाइल और डिजाइन, एकदम सही है। द वैल्यू कैन बी ऑब्टेन बाई एनी पर्टिकुलर टाइम फ्रॉम ए ओपन मार्केट इफ, ये तो कोई मतलब ही नहीं इसमें है, ऑब्सर्शन से कोई इसका डिफिनेशन कोई बात ही नहीं, इससे बन रहा है। द वैल्यू ऑफ डिसमेल्टेड मटेरियल, एकदम ऑब्सर्शन से कोई लेना देना नहीं है। द वैल्यू एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड, इसका भी इसमें से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमको जब ऑब्सोल्यूशंस के बात आया तो हम लोग क्या जानते हैं, मेरा जो प्रॉपर्टी है का वैल्यू डिक्रीज के साथ साथ उसका जो डेट हो जाता है आउटडेटेड होता है, उसका स्टाइल और डिजाइन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्सोल्यूशन बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी, डी किस में है, डी मेरा ऑप्शन नंबर 4 में है, डी में है, डी ऑप्शन भी डी में है, डी ऑप्शन डी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ओ सॉरी, तो आज का सेट यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। करीब अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन थे। आपको कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट में, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे में नेक्स्ट पार्ट को लेकर, जो कि बहुत ही बेहतरीन और अच्छे लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा आपको माथा लगाने की ज़रूरत रहे, थोड़ा सा खोपड़ी इसमें लगाने की ज़रूरत रहे, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह, हाँ आपसे मैं ये बोल रहा था कि जो आपका क्या बोलते हैं, आपका बीटीएससी जेई, एक बार मैं बीच में बात किया था, मैं फिर बोल रहा हूँ, बीटीएससी जेई के लिए मेरे जितने भी मेरे ऑडियंस देख रहे हैं एसएससी जेई वाले बैच को, आप लोग ज़रूर उसको ज्वाइन करें, ठीक है, ज़रूर अब ज्वाइन करें, और साथ ही साथ चैनल को सपोर्ट करो भाई। चैनल को सपोर्ट नहीं करेगा तो देखिए सबको एक टाइम देता है, ठीक है, हम भी टाइम दे रहे हैं आपके पीछे, तो आपको भी हक बनता है ना यार। ये अगर कैसे किसी अभी कैसे डांस प्रोग्राम रहता तो तुरंत आप एक दूसरे को शेयर कर देते हैं। अभी 2 लड़की डांस करती रहती ना तो तुरंत आप लोग एक कर इधर उधर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम अपना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई मतलब धोखा, आपके सामने हम मतलब विजिबल हो कि मेहनत कर रहे हैं, आपको दिख रहा है मेहनत, और उसके बावजूद भी आप वीडियो को आप मतलब स्किप कर देते हैं, तो बहुत दर्द होता है यार। थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, ठीक है, थोड़ा भाई है, थोड़ा सपोर्ट करो यार। जो आप लोग बोलते हैं मैं उस पर खड़ा रहा हूँ, तो सारा कमेंट का मैं लेता हूँ,
कमेंट भी देखता हूँ, मतलब सारा चीज़ हमको करना पड़ता है, ठीक है। क्लासेस भी लेना पड़ता है। तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आप लोग सहमति बना के थोड़ा सा चैनल को और थोड़ा ग्रो करें यार, ठीक है। जितना आप लोग चैनल को सपोर्ट दीजिएगा उतना आपके लिए मैं बहुत बेहतर काम कर पाऊंगा, बहुत बेहतर, और ऐसा बेहतर कि आप लोग बोलिएगा, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन एट द एंड ऐसा होगा कि आप लोग भी देखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, आप लोग से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जो मैं बोला हूँ उस पर आप लोग खड़े रहिएगा, ठीक है। क्या कि आप लोग BTSC जेई का क्लास ज्वाइन करें, जितने भी मेरे SSC जेई वाले जितने भी भाई हैं, सारा लोग आप लोग से अनुरोध रिक्वेस्ट है कि आप लोग BTSC जेई का जो क्लासेस चलती है आप लोग उस क्लास को सपोर्ट करें, ठीक है। वीडियो देखें और अपना फ्रेंड सर्कल को शेयर जरूर करें, ठीक है। शेयर नहीं कीजिएगा तो मज़ा नहीं आता यार। आप लोग अपने आप पढ़ लेते हैं, कम से कम थोड़ा किसी और को भी तो पढ़ने दो। आपका जो है प्रिय मित्र है, प्रिय मित्र को आप शेयर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, ठीक है।